एक पति पत्नी पूर्णागिरि गए हुए थे क्योंकि लोगों के तानों से वह परेशान हो गए थे। आज वह माता रानी के चरणों में बैठे रो रहे थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वैसे आलोक जी और सीमा जी की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन उनके ज़िंदगी में एक कमी थी। शादी को 10 साल हो गए लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बहुत से डॉक्टर को दिखाया और इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने भगवान पर भरोसा किया। वह हर मंदिर, हर मस्जिद जाते, मन्नतें मांगते। कुछ समय बाद भगवान ने इनकी सुन ली और उनके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। बेटे के जन्म से आलोक जी और सीमा जी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए जी जान लगा दिया और बेटा भी पढ़ लिख कर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखनी शुरू की। दूर के एक रिश्तेदार ने उन्हें एक लड़की के बारे में बताया। तब आलोक जी और सीमा जी ने उस लड़की को देखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे को उसकी ही कंपनी में काम कर रही एक लड़की से प्यार हो जाएगा। जब मोहित के माता पिता लड़की देखने लगे, तब उसने अपने माता पिता से मोनी के बारे में बताया कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तब उसके माता पिता ने मोनी के माता पिता से मिलकर दोनों का रिश्ता तय कर दिया और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। शुरू शुरू में मोनी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। धीरे धीरे सास ससुर मोनी को खटकने लगे थे। वह उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगी। वह बात बात पर अपने सास ससुर को सुना दिया करती थी। अब बेटा भी अपनी पत्नी के ही इशारों पर नाचता था। वह जो कहती थी वही मान लेता था। अब सीमा जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्होंने अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाकर टेस्ट करवाए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी सीमा की टेस्ट रिपोर्ट आई और उन्हें मालूम पड़ा था कि उनकी पत्नी की एक किडनी खराब हो गई है। यह बात सुनकर आलोक जी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यदि सही समय पर किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया जाए तो यह समस्या भी ठीक हो सकती है, लेकिन खर्च लाखों रुपयों का होगा। आलोक जी ने ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी की जान बचा कर रहेंगे। जब घर आकर उन्होंने यह बात अपने बेटे को बताई तो उसे भी सदमा लगा। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम माँ का इलाज करवाएंगे और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ना जाने रात में बेटे और बहू की आपस में क्या बात हुई कि अगले दिन बेटे ने सीधे शब्दों में कह दिया कि माँ की उम्र हो चुकी है, अब उन पर पैसा लगाने का मतलब पैसा बर्बाद करना है और बर्बाद करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर आलोक जी हैरान रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखा। रोज़ सुबह शाम उन्हें मॉर्निंग वॉक पर लेकर जाते थे। एक दिन मॉर्निंग वॉक करते हुए उनकी अपने दोस्त से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में उन्होंने अपने दोस्त को अपनी पत्नी की तबीयत के बारे में बताया और इस बारे में अपने बेटे बहू के बारे में भी बताया।
हाल चाल बताते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। दुख उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसी समय उनके दोस्त ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि आलोक जी, यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। गांव में तुम्हारी कितनी जमीन पड़ी है, वह किस दिन काम आएगी। तुम जब कहो मैं जमीन को बिकवा दूंगा। अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटे बहू पर मोहताज रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दोस्त की इस बात से आलोक जी को बहुत हौसला मिला और सही कीमत मिलने पर उन्होंने ज़मीन का सौदा कर लिया। तब घर आए तो उन्हें अपनी पत्नी कहीं नज़र नहीं आई। फिर आलोक जी ने अपनी बहू मोनी को आवाज़ लगाई। मोनी बहू, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन मुझे तेरी माँ कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या कहीं गई है क्या? फिर मोनी ने कहा, अरे बाबूजी, ऐसा भी क्या हो गया? तभी आलोक जी बोले, अरे मैं उससे कह रहा था कि मैं गांव में प्रधान जी से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे बैंक भी जाना है और कुछ कागजात पर तुम्हारी सास के साइन चाहिए थे। वह घर पर नहीं है। किसी भी बात को गंभीरतापूर्वक लेती ही नहीं है। ना जाने अब कहाँ कौन सा काम करने चली गई, मेरी बातों को अनसुना करके। तभी उनकी बहू मोनी बोली, माँ जी तो पार्क गई हैं टहलने के लिए, थोड़ी देर पहले ही निकली हैं। लेकिन बाबूजी, आपको कौन से कागज़ों पर साइन चाहिए माँ जी के, यह तो बताइए। कुछ ज़रूरी कागजात हैं। बहू ऐसा कहते हुए आलोक जी बोले, यह सीमा भी हद करती है। उसे मालूम है कि उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी पार्क जाकर गप्पे मारना एक दिन भी नहीं भूलती। अपने हाथों में लिए बैग को अपने सीने से चिपकाते हुए आलोक जी बोले, अगर आज काम नहीं हुआ तो फिर एक हफ्ते के लिए टल जाएगा। तभी मोनी की नज़र उनके बैग पर गई और बोली, वैसे बाबूजी, आपने बताया नहीं कि आप बैंक क्यों जा रहे थे। फिर आलोक जी बोले, कुछ नहीं बहू, कुछ ज़रूरी काम था। तभी दरवाजे पर कुरियर आया तो मोनी कुरियर लेने चली गई, परंतु सारे काम करते हुए भी उसका ध्यान अपने ससुर के बैग पर बना हुआ था। कुरियर अपने कमरे में रख कर मोनी ने अपने सास ससुर के कमरे में झांक कर देखा तो उसके ससुर आलोक जी कुछ ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। मोनी बिना आवाज़ के ही कमरे में घुस गई और बोली, देखिए ना बाबूजी, सासू माँ को अपनी तबीयत की चिंता ही नहीं है, अभी तक नहीं आई पार्क से। मोनी की आवाज़ सुनते ही आलोक जी भटक गए और उनके हाथ से वह बैग नीचे गिर गया। जैसे ही बैग नीचे गिरा, उसमें से नोटों के बंडल निकलकर फर्श पर गिर गए। इतने सारे पैसे मोनी के मुंह से अचानक निकला और फिर सामान्य होती हुई बोली, वैसे बाबूजी, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? यह किसके पैसे हैं? तो आलोक जी ने जल्दी से उन पैसों को उठाकर अपने बैग में डाला और उसे बंद करते हुए बोले, वह बहू, हमारी गांव वाली जो ज़मीन थी ना, उसी को बेचने के लिए मैं प्रधान के पास गया था। अब वह ज़मीन बिक गई है तो कुछ पैसे मिल गए हैं। इन्हीं पैसों को जमा करवाने के लिए मुझे बैंक जाना था, लेकिन अलमारी की चाबी मुझे कहीं नहीं मिल रही है। लगता है तुम्हारी सास के पास होगी। उधर मोनी की आंखों में तो अभी तक नोटों के बंडल की तस्वीर नाच रही थी। वह बोली, माँ तो अभी तक आई नहीं, अब आप कब तक इसे हाथ में ही रखेंगे? अरे बहू, अगले हफ्ते सीमा को अस्पताल में भी दिखाना है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर जल्दी से ऑपरेशन ना करवाया
तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तभी मोनी बोली, बाबूजी वह सब तो ठीक है, लेकिन इन पैसों को कहाँ संभाल कर रखेंगे। बहू जब तक सीमा नहीं आती तब तक मैं इसी कमरे में बैठा रहूँगा, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर उनकी बहू मोनी कहने लगी, अरे बाबूजी, आप मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं करते। आप मुझे दीजिए यह पैसे, मैं अलमारी में रख देती हूँ, और यदि विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी भी आपको लाकर दे देती हूँ। फिर आलोक जी बोले, अरे नहीं बहू, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम हमारी बहू हो, तुम पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। ठीक है, जब तक सीमा नहीं आती तब तक इसे तुम अपने पास रखो। इतना सुनते ही मोनी के चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई मानो वह इसी वक्त का कब से इंतजार कर रही थी। मुस्कुराती हुई मोनी उस बैग को लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही सबसे पहले उसने पैसों पर एक नज़र दौड़ाई, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने देखा कि बैग में लाखों रुपए थे तो अपनी चालाकी दिखाते हुए उसने उसमें से कुछ पैसे निकालकर अलग रख दिए और बाकी के पैसे बैग में वापस डालकर अलमारी में रख दी। थोड़ी देर में ही उसकी सास सीमा जी आ गई तो मोनी बोली, माँ जी, इतना भी कोई समय लगाता है क्या पार्क में। अरे नहीं बहू, रास्ते में मेरी सहेली मिल गई थी तो हालचाल पूछने बताने में थोड़ा समय लग गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर जी आ गए हैं क्या? ढूंढ रहे थे मुझे। अभी बाहर निकले हैं। आप एक काम कीजिए, यह लीजिए मेरी अलमारी की चाबी। मेरी अलमारी में ससुर जी ने अपना बैग रखा है, आप ले जाकर अपनी अलमारी में रख लीजिए। वह क्या है ना, ढेर सारे पैसे हैं, कल को इधर उधर हो गए तो आप सब मेरा ही नाम लगाएंगे, क्योंकि ससुराल में शक बहू पर ही जाता है ना। फिर सीमा जी बोली, ऐसा नहीं है बहू, हमने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही माना है। अगर छोटी मोटी कोई बात होती भी है तो उसे दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। मैं बैग निकाल लेती हूँ। ऐसा कहते हुए सीमा जी बहू के कमरे में जाने लगी तो अचानक उनके दिमाग में यह बात आई कि आज तक अपने कमरे का दरवाज़ा तक भी बंद रखती थी, उस बहू ने अपनी अलमारी की चाबी उन्हें कैसे दे दी। इस विचार को हटाते हुए बहू के कमरे में गई और अलमारी खोलकर अपने पति का बैग निकाल कर ले आई और अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। उसी समय आलोक जी आए और बोले, हद करती हो सीमा, तुम भी। मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं आऊँगा तो तुम घर पर रहना, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। पति की बात सुनकर सीमा जी बोली, अरे जिस काम के लिए आप मुझे ढूंढ रहे थे वह काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तभी आलोक जी ने कहा, कौन सा काम? फिर सीमा जी बोली, अरे जो बैग आपने बहू को दिया था मैंने अलमारी में रख दिया है, और देखिए ताला लगाकर चाबी भी अपने पास रखी है। वह तो ठीक है, लेकिन तुमने बैग तो चेक कर लिया ना, ठीक से रखा है ना? हाँ, पूरा बैग उठाकर अंदर रखा है। आप मुझे बेवकूफ़ समझते होंगे, लेकिन आपकी सीमा इतनी बेवकूफ़ है नहीं। अरे नहीं सीमा, तुम बस ज़रूरत से ज़्यादा सीधी हो, किसी पर भी भरोसा कर लेती हो ना। लेकिन यह दुनिया बहुत बुरी है। अब दूर क्यों जाना, अपने ही घर में देख लो, मौका
मिलने पर हमारा अपना बेटा भी हमें धोखा देने में नहीं चूकेगा। अरे आप भी इतना मत सोचा कीजिए, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा। एक पल को यह भी बात अपने मुंह पर मत लाना। सीमा जी के मुंह पर हाथ रखते हुए आलोक जी बोले, मैंने सभी रिश्ते आजमा लिए हैं कि कौन अपना है और कौन बेगाना। हम दोनों का रिश्ता ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए सोचते हैं, वरना तो अपनी औलाद भी अपनी नहीं है। अब वह शादीशुदा है, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी उस पर है और बहू की तो आए दिन कोई न कोई मांग चलती रहती है। अब वह उसके शौक पूरा करेगा या अपने माँ बाप को देखेगा। छोड़ो इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, बैठकर चाय पीते हैं। दरअसल आलोक जी अपनी पत्नी सीमा की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहते थे और सीमा जी की बीमारी का इलाज बहुत महंगा था, जो केवल शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ही संभव था। अगले दिन उन्होंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए तारीख ले ली। उस समय उनका बेटा मोहित दूसरे शहर गया हुआ था। 4 दिन बाद जब वह लौटकर आया तो मोनी ने तुरंत उसके कान भर दिए और वह गुस्से से लाल हुआ बाहर निकला और बोला, बाबूजी, यह सब क्या लगा रखा है आपने। तभी आलोक जी अपनी सोच की मुद्रा से बाहर आते हुए बोले, किस बारे में बात कर रहे हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। इतने भी नासमझ मत बनिए बाबूजी, आपको अच्छे से पता है मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। क्यों बेटा, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? वह तो स्वयं बीमारी से जूझ रही है। हाँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रहा। पहले ही माँ के इलाज के लिए आप गहने बेच चुके थे और अब आपने गांव की ज़मीन भी बेच दी और मुझसे पूछना तक भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी सलाह भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर आलोक जी बोले, अच्छा हुआ जो तुम्हारे हमदर्दों ने तुम तक खबर पहुंचा दी। अब क्या करूं बेटा, तूने तो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया है, उसकी तो चिंता है नहीं तुझे। दिन रात अपनी पत्नी की फरमाइश पूरी करने में लगा हुआ है। तभी मोहित बोला, मुझे समझ नहीं आता आखिर आपको हुआ क्या है। मैं क्या आप लोगों का दुश्मन हूँ? लेकिन बेटा, तुम्हारी हरकतों से यह भी नहीं लगता कि तुम्हें अपनी माँ की चिंता है। 1 महीना पहले तुमने 15 लाख रुपए की कार खरीदी है और अभी कुछ दिन पहले ही की बात है जब तुमने बहू को हीरे की अंगूठी और झुमके खरीद कर दिए हैं। अपने और अपनी पत्नी के शौक पूरे करने के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन अपनी माँ के इलाज के लिए नहीं। रही उस ज़मीन की बात, तो वह ज़मीन मैंने अपने खून पसीने के कमाए हुए पैसों से खरीदी थी और अगर बेच दी तो इसमें मुझे तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी, मेरा भी अपना परिवार है, मेरी बीवी बच्चों का तो कुछ सोचो। आप तो हमें कंगाल ही करते चले जा रहे हैं। फिर आलोक जी गुस्से में बोल देते हैं, क्या बोला तूने? मेरे बच्चे, तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? तेरी माँ सीमा। जिस दिन तुझे बुखार होता या तू बीमार हो जाता तो हम दोनों में से कोई खाना नहीं खाता था। पूरी रात जागकर तेरी माँ तेरा ख्याल रखती थी, फिर भी उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती थी। दिन रात तेरी नज़र उतारा करती थी। बस बाबूजी, इन सब फालतू बातों में मेरा समय खराब मत कीजिए। कौन सा एहसान कर दिया था?
आपने मुझ पर। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तभी आलोक जी सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू पोंछते और कांपती आवाज़ में बोले, खबरदार अब एक शब्द भी आगे बोला तो परसों मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। इस बारे में मुझे किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने पिता की यह बातें सुनकर साहिल थोड़ा विनम्रता दिखाते हुए बोला, अरे बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर माँ के इलाज से कुछ पैसे बचे तो वह हमें दे दीजिएगा। दरअसल मैंने एक कंपनी से जुड़कर एक बिजनेस शुरू किया है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे किसी से कर्ज उठाना पड़ेगा। फिर आलोक जी बोले, अच्छा, मतलब की बात तो मुझे अब समझ में आ गई। अब बेटा, इतने बड़े अस्पताल में कितना खर्चा होगा यह तो तुम खुद भी सोच सकते हो, और अपने माता पिता की सहायता करने के बजाय तुम उनसे पैसे मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहकर आलोक जी वहाँ से चले गए। अगले दिन अस्पताल से फ़ोन आ गया कि इलाज के लिए अस्पताल में पैसे जमा करवा दीजिए और मरीज को भी दाखिल करवा दीजिए। फिर आलोक जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कल तुम्हें अस्पताल में दाखिल करवाना है, इसलिए अस्पताल के लिए कुछ कपड़े रख लेना। जल्दी से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर सीमा जी हंसते हुए बोले, हम दोनों अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, फिर भी खुद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप मेरा। तो आलोक जी ने कहा, सीमा, तुम हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर तुम इस घर में नहीं होती ना तो मुझे यह घर अच्छा नहीं लगता। आलोक जी ने पैसों को संभाल कर रख लिया और पत्नी को अस्पताल लेकर जाने लगे तो अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? तो बहू तुरंत बोली, यह क्या करेंगे वहाँ जाकर? बेटे के मुँह से पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला। फिर सीमा जी बोली, उन्हें क्यों परेशान करते हैं? आप मेरे साथ हैं तो चिंता किस बात की? चलिए हम चलते हैं। आलोक जी को अपने बेटे बहू पर गुस्सा बहुत आया, लेकिन वह अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप वहाँ से चले गए। सीमा जी को नर्स अंदर लेकर चली गई, जबकि आलोक जी काउंटर पर पैसा जमा करवाने लगे। तभी काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, आलोक जी, आपने तो कहा था कि आप पूरे पैसे जमा करवा रहे हैं, लेकिन इसमें तो कुछ रुपए कम हैं। ऑपरेशन तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाकी के पैसे आप जल्दी जमा करवा दीजिए। यह बात सुनकर आलोक जी हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसमें तो पूरे रुपए थे। तभी अकाउंटेंट ने कहा, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कैमरा चेक कर सकते हैं। तभी आलोक जी एक पल को उस बात को याद करने लगे जब उन्होंने अपनी बहू को पैसे दिए थे और बोले, नहीं नहीं, हमें दूसरे क्या ठगेंगे, यह ठेका तो हमारे अपनों ने ले रखा है। मैं अभी आता हूँ, मुझे समय दीजिए। उधर घर पर उनका बेटा मोहित थोड़ा चिंता में बैठा हुआ था। तभी मोहिनी बोली, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे, आज तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म होने वाली है। आपकी माँ का इलाज हो जाएगा तो हम भी घूमने जा पाएंगे। फिर मोहित बोला, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है,
और घूमने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। अगर पैसे होंगे तब तो जाएंगे ना। तभी मोनी बोली, अरे आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपका इतना सा बोझ भी कम नहीं कर सकती। अभी रुकिए। ऐसा कहते हुए मोनी अंदर गई और अपनी अलमारी से पैसा निकाल कर ले आई और नोटों के बंडल से अपने आप को हवा करती हुई बोली, बस आप मेरी चिंता किया कीजिए, मैं किसी और चिंता को आपके पास भटकने तक नहीं दूंगी। फिर मोहित बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तब मोनी ने कहा, अरे आप आम खाइए, गुठलियों से क्या मतलब? आपकी यह आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मोहित बोला, यह बात तो सच है, सबकी चिंता करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, अब तो पक्का हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर से महेश बाबू जब घर पहुँचे तो बेटा बहू की बातें सुनकर ताली बजाते हुए बोले, अरे वाह, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया है। वहाँ तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम दोनों अपने ही घर में पैसा चोरी करके उन पैसों से घूमने के सपने देख रहे हो। इस समय अपने पिता के पीछे पुलिस को आया देख मोहित और मोनी के पसीने छूट गए। तभी मोनी कहती है, मैंने कौन सी चोरी की है? फिर आलोक जी बोले, ज़्यादा भोली मत बनो, इतना भी नासमझ नहीं हो तुम। जिस दिन तुमने मेरे पैसे संभाल कर रखने की बात कही थी, शक तो मुझे तुम पर उसी दिन हुआ था। मैंने फिर सोचा कि तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही है, तुम उसे कोई तकलीफ़ नहीं आने दोगी, उसके साथ कुछ गलत नहीं करोगी। तभी मोहित बोला, बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? आपके पास क्या सबूत है कि पैसे मोनी ने लिए हैं? तो आलोक जी ने तुरंत बताया कि मेरे बैग में से 500 के नोटों की 10 बंडल गायब हैं। और मोहित ने जब मोनी के हाथ में देखा तो उसके हाथ में भी 500 के नोटों के 10 बंडल ही थे। तभी मोनी बोली, अरे बाबूजी, आप लोगों की ज़िंदगी के अब दिन ही कितने बचे हैं और आप इस उम्र में माँ जी पर इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। माँ जी के इलाज को छोड़िए, खुद भी चैन से रहिए और हमें भी रहने दीजिए। इतना सुनते ही आलोक जी आग बबूला हो गए और उन्होंने एक जोर का तमाचा अपनी बहू के गाल पर मार दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? तभी एक और थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा और मोहित अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। आलोक जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए? फिर आलोक जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप की मरने की राह देख रहे हों। इतना सुनते ही मोहित अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। बेटा, भूलो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं अगर तुम्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकता हूँ तो तुम्हें समय आने पर सब कुछ छीन भी सकता हूँ। और वैसे भी अपने घर में चोरों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
तभी साहिल अपने पिता के पैरों में गिर गया और कहने लगा, नहीं पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत सारा पैसा लगाकर मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। मैं जेल चला जाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा। इससे पहले कि आलोक जी कुछ कहते, मोनी बोली, अरे ऐसा भी क्या हो गया, हमें फांसी थोड़ी ना लग जाएगी। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वह मुझे एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहने देंगे और उसके बाद हम मेरे पापा के साथ ही रहेंगे। तभी मोहित ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक तमाचा लगाया और बोला, केवल तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है और तुम्हारी हरकतों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। आज मैं अपने ही घर में चोर बनकर बैठा हूँ। आलोक जी ने अपने बेटे को अपनी गलती का पश्चाताप करते देख पुलिस को वापस जाने के लिए कह दिया और फिर उन दोनों से बोले, अब तुम अपने झगड़े सुलझाते रहो, मुझे तो अपनी पत्नी की जान बचानी है। यह पैसा मेरे हवाले करो। तो उनकी बहू मोनी ने एक हाथ से अपने गाल को सहलाते हुए दूसरे हाथ से नोटों के बंडल उठाकर अपने ससुर को वापस कर दिए। जाने से पहले आलोक जी बोले, और हाँ, तुम अपने रहने का इंतज़ाम ऊपर की मंजिल पर कर लो, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी पत्नी कोई और परेशानी झेले। जिस बेटे को अपनी जान लुटा कर भी हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने ही अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, तो अब मुझे ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इतना कहते हुए आलोक जी वहाँ से चले गए। मोनी बोली, यह बात तो गलत है, आपके बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर मोहित ने कहा, चुप हो जाओ, तुम भूल रही हो यह घर उनका है, हमें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा वह कहते हैं, वरना अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से। मैं तो यहीं रहूँगा। करीब एक सप्ताह के बाद सीमा जी स्वस्थ होकर वापस घर लौटी। आज उन्हें घर खाली खाली सा लग रहा था। तो जैसे ही उन्होंने इस बारे में अपने पति से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू की इच्छा ऊपर वाली मंजिल पर रहने की थी, तो मैंने मना नहीं किया और मैं भी चाहता हूँ कि अब तुम अपने पुराने शौक़ पूरे करो। तुम्हें लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण का काम बहुत अच्छा लगता था ना, तो अब मैं जल्दी ही इस घर में सिलाई सेंटर का काम शुरू कर रहा हूँ। बुढ़ापे में हम लोग जितने ज़्यादा व्यस्त होंगे उतनी ही चिंताएं हमसे दूर रहेंगी। यह बात सुनकर सीमा जी बहुत खुश हो गईं। अब दोनों पति पत्नी अपनी कमाई से अपना खर्चा चला रहे थे। कभी बेटा पैसे से मदद करना चाहता भी तो आलोक जी उसे जवाब देते कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पहले भी मैं सिर उठाकर जिया हूँ और आज भी सिर उठाकर जीऊँगा। तुम अपनी और अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करो, बस मेरी पत्नी को कभी दुख मत देना, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से घटना का जिक्र किसी ने भी सीमा के सामने नहीं आने दिया। सीमा जी बार बार प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पति को देखती और कहती कि आखिर बेटा और बहू सही रास्ते पर कैसे आ गए, आपने ऐसा क्या किया है। लेकिन आलोक जी अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताते और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।